कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की स्थापना। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर इस वंश का पहला शासक था जिसने भारत में इस राज्य की स्थापना की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांसआक्सेनिया की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और माता का नाम कुतलू निगार खां था। बाबर के बारे में बताया जाता है कि पितृ पक्ष की ओर से यह तैमूर का 5वां वंशज था, तो माता की ओर से यह चंगेज खां का 14वां वंशज था। इसलिए उनकी रगों में तुर्कों व मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर ने जिस नवीन राज्य की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का चगताई राज्य था, चगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा। 11 वर्ष की अल्पायु में 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा, लेकिन गद्दी पे बैठते ही उसको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उस समय मध्य एशिया के अंदर शक्तिशाली कबीले उज्बेकों, सफवी व उस्मानियों का उसे सामना करना पड़ा। बाबर की उज्बेक सरदार शैबानी खान से बार बार पराजय उसे उसके पैतृक सिंहासन को प्राप्त करने के विचार को छोड़कर भारत में भाग्य आजमाने के लिए विवश करना। 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया। परिणाम स्वरूप उसे 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की और बादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। बाबर ने जिस राज्य भारत पर आक्रमण किया उसके लिए अपनी आत्मकथा बाबरनामा में वह लिखता है कि भारत के अंदर 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात व बहमनी थे, तो 2 हिंदू शासक राज्य थे, मेवाड़ व विजयनगर का। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कहा है। बाबर को भारत आने का निमंत्रण पंजाब के 2 सूबेदार दौलत खां लोदी तथा इब्राहिम लोदी जो भारत का सुल्तान था उसके चाचा आलम खां लोदी ने दिया। ऐसा वो अपनी पुस्तक बाबरनामा में यह आरोप लगाता है। इस आरोप में यह भी कहता है कि मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भी उसे इस युद्ध में साथ देने का वचन दिया था। पानीपत से पहले बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन उसकी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली। लेकिन 5वां आक्रमण जो पानीपत का युद्ध था, इसमें बाबर को बहुत बड़ी सफलता मिली। पहला आक्रमण उसने 1519 में शुरू किया था और बाजोर पर अधिकार कर लिया था। उसने बाजोर में भेरा के किले को अधिकृत कर लिया। इसमें बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसने सबसे पहले बारूद व तोपखाने का प्रयोग किया था। पानीपत के युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, उसमें भी बाबर ने तोपखाना व कुशल सेनापतित्व का परिचय दिया था और तोपखाने का प्रयोग उसके लिए बड़ा उचित सिद्ध हुआ। उज्बेकों की युद्ध नीति, तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोपों को सजाने की उस्मानी विधि, उसमें बाबर बड़ा सिद्धहस्त था और अपने युद्धों में इसका प्रयोग वह करता था। 2 गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने को उस्मानी विधि कहते हैं। इस विधि को उस्मानी विधि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उस्मानियों के शासक सफावी शाह इस्माइल के खिलाफ इस युद्ध में प्रयोग किया गया था। तुलुगमा युद्ध पद्धति उसने उज्बेकों से ग्रहण की और इसमें सिद्धहस्त तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली व मुस्तफ़ा खान नामक 2 योग्य तुर्की अधिकारियों ने पानीपत के युद्ध में इस पद्धति का प्रयोग किया था। इब्राहिम लोदी के अंदर स्वयं कमियां थी। उसके हार के कई कारण थे, जैसे एकता का अभाव, अकुशल सेनापतित्व, अफगान सरदारों की उससे क्षुब्धता। पानीपत के युद्ध के परिणाम के दृष्टि यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। फलस्वरूप युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय कर लिया और लोदियों को भारत के सिंहासन से उतार कर मुगल शासक बाबर को बैठा दिया। बाबर ने इस युद्ध के बाद
हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ने का इरादा त्याग दिया और बाबर को एक स्थायी राज्य उसको मिला। उसने काबुल में एक एक चांदी का सिक्का दान किया और अपनी उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा गया। राजपूतों के विरुद्ध बाबर ने खानवा का युद्ध लड़ा और इसका कारण यह था कि बाबर का भारत में रहने का निश्चय करना, क्योंकि बाबर अगर खानवा के युद्ध में राजपूतों को हरा देगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि वह भारत में रह जाएगा। राणा सांगा और बाबर के बीच शक्ति प्रदर्शन आगरा में 40 किलोमीटर दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से हसन खां मेवाती, महमूद लोदी व आलम खां लोदी और मेदिनी राय ने भाग लिया। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, मुसलमानों पर लगने वाले तमगा नामक कर की समाप्ति की घोषणा की। बाबर ने खानवा के युद्ध की विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी का मतलब है योद्धा व धर्म प्रचारक दोनों। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार बाबर व राणा सांगा की सेनाओं में 1:2 का अनुपात बताया जाता है। तर्कसंगत तो प्रतीत नहीं होता, लेकिन यह जरूर कहा जाता है कि इसमें इब्राहिम लोदी की सेना ज्यादा थी। 29 जनवरी 1528 को बाबर ने आगे बढ़कर चंदेरी पर अधिकार किया और वहां का जो शासक था मेदिनी राय, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। इस विजय के बाद मालवा जीतने का उसका सपना साकार होता दिखा। इस युद्ध को भी बाबर ने जिहाद घोषित किया, जिहाद का नारा दिया और युद्ध के पश्चात राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई गई। यह अक्सर बाबर करता रहता है। चंदेरी के युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जोर वर्त किया था। बाबर 6 मई 1529 को लोदियों से अंतिम युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध, जो बिहार व बंगाल की संयुक्त अफगान सेना को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात बाबर का भारत पर स्थायी रूप से अधिकार हो गया। अब इसके साम्राज्य की सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक व हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे आगरा में नूर-ए-अफगान बाग में दफना दिया, परंतु बाद में उसे काबुल में उसी द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने पानीपत की विजय के बाद कहा था कि काबुल की गरीबी अब हमारे लिए फिर नहीं, जिसका उल्लेख उसने बाबर नामा में भी किया है। इसका सीधा सा मतलब है कि बाबर के जो भटकने वाले दिन थे वो हमेशा के लिए अब चले गए। भारत में काबुल व कंधार 2 जगह ऐसी थी जिस पर पहले कभी कुषाणों ने भी साम्राज्य किया था। ये अफगानिस्तान के रहने वाले क्षेत्र थे। यहाँ बाबर ने भी सबसे पहले अधिकार किया और उसके बाद आगे बढ़कर ही उसने भारत को जीता था। अपनी आत्मकथा तुजुक-ई बाबरी तुर्की भाषा में जो लिखी गई थी, भारत की तत्कालीन राजनीतिक दशा व भारतीयों के जीवन स्तर, पशु पक्षियों, फूलों व फलों आदि का विस्तृत वर्णन करता है। इब्राहिम लोदी की मां द्वारा दिए गए विष के कारण कहते हैं बाबर की मृत्यु हुई, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने आरोप लगाया, लेकिन ये आरोप मिथ्या नहीं है। बाबर सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने आप को बादशाह घोषित किया। इससे पूर्व भी जो भी दिल्ली के अंदर शासक थे वो सुल्तान कहलाते थे, लेकिन अब है वो बादशाह के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबर बागों को लगाने का बड़ा शौकीन था। आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया जिसे नूर-ए-अफगान कहा जाता है, परंतु अब इसे आराम बाग भी कहा जाता है। सड़कों को नापने के लिए उसने गज-ए-बाबरी नामक एक माप का प्रयोग किया जो कालांतर तक चलती रही। इस तरह एली फिस्टर नामक इतिहासकार ने अपनी उसकी आत्मकथा के बारे में लिखा है कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ है। यद्यपि इस ग्रंथ में बहुत सी त्रुटियां हैं, लेकिन फिर भी यह तत्कालीन इतिहास को समझने के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी पुस्तक है। बाबर ने एक काव्य संग्रह भी लिखा जिसका नाम था दीवान, यह भी तुर्की भाषा में था। और बाबर ने मुबैयान नामक एक पद्य शैली का भी विकास किया। तो इसलिए यह कहा जाता है कि बाबर एक योग्य शासक, एक योग्य सेनापति के साथ साथ बहुत बड़ा विद्वान भी था। तुर्की भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ थी। बाबर के बारे में लिनपुन ने लिखा है, बाबर वाज ए मीर सोल्जर ऑफ फर्चर एंड नोट द फाउंडर ऑफ ए एम्पायर। ये इतिहासकार लिनपुन ने लिखा है। तो इस तरह से बाबर ने
भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो काफ़ी वर्षों तक चलता रहा। धन्यवाद।